हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेटी बचाओ सम्मेलन। मैं आपके साथ शोभना यादव। एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद हाथरस केस में पुलिस प्रशासन हरकत में आया, लेकिन सच ये है कि एक बेटी की जान चली गई। कई गंभीर सवाल बने हुए हैं। सवाल बना हुआ है हाथरस के डीएम, एडीएम, एसडीएम पर कब आखिर कार्रवाई होगी। एबीपी न्यूज की मुहिम भी लगातार जारी है। हमारे साथ बेटी बचाओ सम्मेलन में फॉरेंसिक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हाथरस, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इंद्रजीत राय मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। इंद्रजीत, लोकतंत्र में विपक्ष की सक्रियता सरकार को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। माना कि कांग्रेस और सपा का अपना एक राजनीतिक एजेंडा है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन आखिरी पायदान पर खड़े समाज के लिए इस राजनीति का आंदोलित होना भी कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इसका रूप क्या है। यहाँ हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए भारी मात्रा में पुलिस बल खड़ा है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया, उनसे साफ कहा गया कि आप 5 लोग आइए, हम आपको जाने देंगे। लेकिन कहीं न कहीं टकराव करना राजनीतिक फायदे के लिए जरूरी होता है, जो कि हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता आने वाले हैं और जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है, तो कुछ देर बाद यहाँ माहौल जरूर गर्म होगा, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि 5 लोग आइए, हम आपको अंदर जाने देंगे। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के लोग ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो सारे लोग अंदर जाएंगे और ये जब बल उनको रोकेगा और वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो एक टकराव की स्थिति जरूर उत्पन्न होगी। देखिए, राजनीति में अपने विचार और विरोध रखने का दोनों का हक है, लेकिन उसकी एक लक्ष्मण रेखा जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल इंद्रजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहां मौके पर मौजूद हैं और भीड़ हमें दिखाई दे रही है, कौन बड़े नेता आने वाले हैं? क्या अखिलेश यादव आने वाले हैं? कोई ऐसी जानकारी आपके पास? क्योंकि मिसिंग दिख रहे हैं वो इस पूरे आंदोलन में। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, लेकिन नेता कोई दिखाई नहीं दे रहा है बड़ा। जी देखिए, यहाँ के सांसद के आने की उम्मीद है, जो इस इलाके के सांसद हैं। जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, उनके आने की बात कही जा रही है। लेकिन पुष्ट तौर पे, अब इसे आप रणनीति का हिस्सा समझिए समाजवादी पार्टी के नेताओं का, या जो भी समझिए, शायद उनको मालूम है कि अगर वो नामों को खोल देंगे तो सड़कों पर यहाँ पुलिस बल मौजूद है, उनको पहले ही रोक लिया जाएगा। तो जो कुछ भी होगा वो यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा समाजवादी पार्टी के कौन से बड़े नेता आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 2-3 सांसद स्तर के और प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं की यहाँ आने की उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है इंद्रजीत, आप बने रहिए। मेरे साथ कुमकुम भी बनी हुई है। कुमकुम, जैसा कि मैं इंद्रजीत से कह रही थी कि आखिरी पायदान पर खड़े समाज के लिए अगर सियासत जो है वो आंदोलित होती है तो ये एक अच्छा संकेत है। चाहे ये फायदे के लिए हो रहा हो, चाहे राजनीतिक एजेंडा के चलते हो रहा हो, लेकिन व्यवस्था पर इसका दबाव जरूर नजर आता है। और इसी का फायदा उठाने के लिए अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी गांव में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, मैंने उनमें से एक कार्यकर्ता से अभी भी बात की, तो मैंने पूछा कि क्या अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि संभावना बहुत कम है कि अखिलेश यादव आए। दूसरी, धर्मेंद्र यादव आएंगे, ये तो इस बात की पूरी जानकारी है, इस बात को लेकर कोई संशय नहीं है कि धर्मेंद्र यादव नहीं आने वाले। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो बात आपने कही शोभना, हम जिस देश में रहते हैं वहां सबसे ज्यादा ताकतवर सियासतदानों के हैं, यानी कि सियासत के पास सबसे ज्यादा ताकतवर है। और ये जो कहा जाता है ना कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये गलत है। क्योंकि जब ताकत सियासत के पास ही है तो सियासत होनी चाहिए, हित की सियासत होनी चाहिए। अब देखिए, जो बात इंद्रजीत ने कही वो क्या गलत है। समाजवादी पार्टी को ये कह दिया गया था कि आप मिल सकते हैं 5 लोग। कल कांग्रेस के लोग भी आए थे ना, 5 लोग आए, मिलकर चले गए, तो 5 लोगों को होना चाहिए था। यहाँ पर भीड़ लाकर अखिलेश यादव जिंदाबाद और धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद की आप नारेबाजी लगा रहे हैं। ये किस तरह की संवेदनहीनता है आपकी, किस तरह की संवेदनशीलता है आपकी? आप बताइए, यहाँ किसी ने अपनी बेटी खो दी, किसी के घर में मायूसी है, मातम है, वो घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, ऊपर से वहां एसआईटी अलग पूछताछ कर रही है, वो सरदर्दी अलग। खुद को साबित करना है कि हम सच्चे हैं, पीड़ित पक्ष को अभी खुद को साबित करना है कि हम सच्चे हैं। डर अलग लग रहा है गांव में कि गांव में बहुसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक है, न जाने पुलिस निकल जाएगी तो हमारा क्या होगा। ऐसे माहौल में आप अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कुमकुम। एक घर का जिसे कहा जाए कि बेटी चली गई, चूल्हा नहीं जल रहा है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है, जिसे कहा जाए असीमित दुख इस परिवार के ऊपर पड़ गया है। जिस तरह से उनकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया, अंजलि सिंह,
पीड़िता के घर पर मौजूद हैं, जहां एसआईटी की पूछताछ चल रही है। अंजलि, आपसे भी अपडेट चाहूंगी, ऐसी क्या पूछताछ हो रही है जो इतना लंबा वक्त एसआईटी को लग रहा है, और परिवार इस समय जिस दुख से गुजर रहा है, ऐसे में ये बहुत मुश्किल घड़ी, ये पूछताछ उनके लिए। जी बिल्कुल, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सुबह 9:45 के तकरीबन यहाँ पर एसआईटी की टीम पहुंची थी और 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी भी पूछताछ जो है वो जारी है। और अब आपको बताएं, चूंकि बात सियासत की भी चल रही है, तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है जमावड़ा भी लोगों का शुरू हो रहा है। अलग अलग दलों से लोग जो है वो परिवार से मिलने आ रहे हैं। और इस समय ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन की कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ बाहर खड़ी हुई हैं, जो कि सीपीआई का वुमेन विंग इसको बताया जाता, कहा ये वुमेन विंग है सीपीआई का। और उसमें जिस तरह से यहाँ पर अब एक के बाद एक नेता आ रहे हैं, कल यहाँ कुछ और राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे थे। तो आपने जो सवाल कहा था शोभना कि ये यहाँ पहुंच रहे हैं, ये मूवमेंट भी जरूरी है, राजनीति का भी, सामाजिक सारी पहलों के लिए राजनीति में भी जो भूचाल आना जरूरी है। जब तक राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी नहीं तो न्याय की आवाज नहीं बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ सवाल ये भी है कि जब आप अपनी राजनीति सेकने के लिए यहाँ सिर्फ ना आए, राजनीति करने के लिए नहीं। यही बात कल पीड़ित परिवार ने कही कि जो भी आ रहा है उसका स्वागत है, लेकिन हमें सिर्फ न्याय चाहिए। तो अपनी राजनीति के जरिए कम से कम इस परिवार को न्याय जरूर दिलाइए। बिल्कुल अंजलि, बहुत बड़ी बात, गंभीर बात आप कह रही हैं कि आप राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, राजनीति कीजिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो उस परिवार के प्रति आप संवेदनहीन हो जाएं, उस बच्ची की न्याय की लड़ाई ही पीछे छूट जाए। अब बनी रही है अंजलि मेरे साथ, और अब एक मेरे साथ बड़ा पैनल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का भी जुट रहा है, क्योंकि हम बेटी बचाओ सम्मेलन कर रहे हैं। एक तो हम फील्ड से आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, दूसरा जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताएंगे कि पुलिस ने जिस तरीके से जांच की है, जिस तरीके से साक्ष्य जुटाए, जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट कह रही है उसके क्या मायने हैं। एससी मित्तल जी फॉरेंसिक एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर बीएम मिश्रा फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और अमरनाथ मिश्रा जी वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले रुक कर लेती हूं एससी मित्तल साहब आपका। जिस तरीके से ये तथ्य निकलकर सामने आया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रेप नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रेखांकित किया है कि अगर जो मृतक है या जो पीड़िता है उसके शरीर से सीमेन नहीं मिलता है तो भी रेप माना जाएगा। ऐसे में इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के हम क्या मायने निकालें? देखिए कि जो भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होती है जी, उसके 3 पहलू होते हैं। पहला पहलू है कि चश्मदीद गवाह, कि क्या मौके पर किसी ने उसको क्राइम को होते हुए देखा है। दूसरा पहलू होता है उसका फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा पहलू होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ये जो केस है, और जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस था, आरुषि मर्डर केस था, इसमें जो फोरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करने में इतनी देरी हो जाती है कि काफी एविडेंस की वैल्यू जो है या उसका महत्व जो है या उसकी लीगल वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन ये जो इसको ट्रैक कर रहा हूं आपके चैनल को, इसमें जो इशू एक तो ये आया है कि जो लड़की जली है वो वास्तविक में उनकी बेटी है या नहीं है। तो इसके लिए जो एशेज और बोन्स कलेक्ट किए गए हैं क्रिमेशन के बाद, उनको अगर सेव किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो उन बोन्स के डीएनए से ये चीज कंफर्म हो जाएगी, उसके पेरेंट्स का डीएनए करने से, कि वो बेटी उनकी है या नहीं है। तो मेरा पहला ये सुझाव है, या मेरी पहली ये प्रार्थना है एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, कि वो जो एशेज और उसके अंदर जो बोन्स के पीसेस हैं, उन पीसेस को एकदम सुरक्षित करवाया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी जांच हो सके और ये साबित हो सके कि उनकी बेटी है या नहीं है। ठीक है, ये तो प्रश्न नंबर 1 है। अब दूसरा प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि जो जी, मैं 1-2 पॉइंट और कह दूं, अगर मुझे आप इजाजत दो तो जरा कड़ी जुड़ जाएगी बात की। शॉर्ट रखिएगा, क्योंकि मुझे और मेहमानों का भी रुख 14 तारीख की है। जी, मुझे बस 2 मिनट और दे दीजिए। दूसरा जो है, इसकी जो 22 तारीख को अलीगढ़ जो मेडिकल उसमें हॉस्पिटल में इसकी जांच हुई है, 28 को ये हॉस्पिटल सफदरजंग में है और 29 की इसकी डेथ होगी। तो इसका जो फर्स्ट डे का जो एविडेंस कुछ भी है, कि उसका जो मौके पर जो भी सबूत मिलने चाहिए थे, क्या उसमें कोई एविडेंस कलेक्ट किया गया 14 तारीख को कि नहीं किया गया पुलिस के द्वारा। और दूसरा ये है कि ये कहा गया कि उसमें स्पर्म जो है 3 दिन में मर जाते हैं, लेकिन जो डेड स्पर्म है उसकी जांच होने से भी स्पर्म जो है वो माइक्रोस्कोपिक आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन आज के दिन में उसकी इतनी महत्व नहीं है, क्योंकि आज के दिन में डीएनए टेस्ट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मास रेप है
तो इसमें जो सीमन के अगर ट्रेसेस भी मिल जाएंगे तो उसमें ये भी पता चल जाएगा कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। उन सबका डीएनए टेस्ट हो गए, उन सबको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन कौन बंदे उसके अंदर ठीक है, involved मतलब ये भी स्थापित हो सकता है कि ये गैंगरेप है या ये एक अकेले आदमी ने किया है, जो ट्रेसेस सीमेन के मिलेंगे। डॉक्टर बीएम मिश्रा जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। बीएम मिश्रा जी, रिपोर्ट आ चुकी है फॉरेंसिक की और रिपोर्ट ये कहती है कि उस बेटी का बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन बेटी मरने से पहले ये कहती है कि मेरे साथ 2 लोगों ने बलात्कार किया। तो क्या इस फॉरेंसिक जांच पर, इस फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल नहीं खड़े होते? नहीं, एक्चुअली जो पीएम रिपोर्ट की फाइंडिंग है वहाँ कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है जिससे ऐसा लगे कि उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। गैंग रेप तो छोड़िए, सिंगल अगर कोई एक पर्सन भी करता है तो वहाँ पे कई इंजुरी आएगी, स्ट्रगल मार्क आएगा, ऐसा कुछ नहीं रिपोर्ट में। तो ये कहना कि मतलब सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, इसको रिपोर्ट के आधार पे कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, बयान में लड़की ने क्या कहा है ये तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन जो फिजिकली जो एविडेंस मिले हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है। ओल्ड इंजरी के आधार पे कहना मुश्किल है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ठीक है, ठीक है। और मेरे साथ अमरनाथ मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं और यहाँ क्योंकि छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, मैं ब्रेक से लौटकर अमरनाथ मिश्रा जी का रुख करूंगी और उनसे समझने की कोशिश करूंगी कि अगर बॉडी से सीमेन नहीं मिल रहे हैं या वो ट्रेसेस नहीं मिल रहे हैं, तब भी क्या फॉरेंसिक की जांच में रेप की पुष्टि हो सकती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद है। कुमकुम मेरे साथ है, अंजलि मेरे साथ है और इंद्रजीत मेरे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपने एससी मित्तल साहब को भी सुना और बीएम मिश्रा साहब को भी सुना। सीमेन का ना मिलना रेप की पुष्टि नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीमेन ना भी मिले, अगर बेटी लड़की कह रही है कि रेप हुआ है तो रेप माना जाएगा। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, एविडेंस प्रोटोकॉल में और बहुत सारे एविडेंस है। उनके कपड़ों पे बहुत सारे ट्रेसेस, माइक्रोबायोलॉजिकल ट्रेसेस मिल सकते हैं। हो सकता है सीमेन पोस्टमार्टम के वक्त न मिला हो, लेकिन कपड़ों से मिल सकता है। दूसरा, नेल्स, मुझे लगता है कि जिस मेडिकल ऑफिसर्स की टीम ने एविडेंस कलेक्ट किया होगा, उन्होंने नेल के ट्रेसेस या नेल के अंदर जो मटेरियल्स थे वो रखे होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पम्प्स का न मिलना ये साबित करता है कि नए कानून के मुताबिक कि रेप की धाराएं नहीं लग सकती हैं। देखना यह होगा कि बाकी जो दूसरे प्रोटोकॉल हैं उनमें क्या मिलता है और वो किस तरफ इशारा करते हैं। मित्तल साहब से मैं ये जानना चाहूंगा कि अब आज की डेट में कितनी संभावना है दूसरे सबूतों के, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजिकल ट्रेसेस हो, चाहे कपड़ों की जांच हो या नेल्स के जो मटेरियल हैं उनकी जांच हो। ये सवाल इंद्रजीत हम अमरनाथ मिश्रा जी से ले लेते हैं। हाँ, ये सवाल हम अमरनाथ मिश्रा जी से ले लेते हैं। बोलिए मिश्रा जी। जी बिल्कुल, जो आपका ये क्वेश्चन है कि अभी क्या क्या एविडेंसेस मिल सकते हैं एक्सेप्ट सीमेन। इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पेनिट्रेशन, इफ देयर इज नो एजैकुलेशन, मतलब सीमेन यदि नहीं मिला तो भी यदि प्रयास किया गया सेक्सुअल असॉल्ट का, या जो है प्यूबिक हेयर्स का मिलना, प्लस बॉडी पे जो है सर के बाल का भी मिलना, या जो ट्रेस एविडेंसेस जो है कांटेक्ट में आने पे तो मिल जाए, या कभी कभी क्या होता है जबरदस्ती करने के केसेस में स्ट्रगल मार्क, नेल में टिश्यू का मिलना, बाइट मार्क्स होने के चांसेस हैं। जो प्राइवेट पार्ट्स है, ब्रेस्ट है, वहां पे बाइट मार्क्स होने के चांसेस हैं। लीनियर एब्रेजन होने के चांसेस हैं, नेल मार्क। यहाँ तक कि जो सस्पेक्टेड पर्सन है ड्यूरिंग द स्ट्रगल, वहाँ चांसेस हो सकता है कि विक्टिम के नेल मार्क्स जो है जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनके बॉडी पे हो, यदि सेक्सुअल असॉल्ट है तो। ठीक है। और जी, लेकिन अब तो रिपोर्ट आ चुकी है ना अमरनाथ मिश्रा जी, इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट में आपस में कोई मैच नहीं है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है। छोटा सा जवाब। हम बात करते हैं, हम करते हैं अंडर गारमेंट्स की भी हम जांच कराते हैं। मे बी वहाँ सीमेन हो या कोई स्पेसिमेन मिले बॉडी पे। यदि नहीं मिल रहा है तो हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते। हम साइंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यदि सेक्सुअल असॉल्ट के प्रमाण नहीं मिल रहे हैं तो हम उसे जबरदस्ती सेक्सुअल असॉल्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है,
जी ठीक है, चलिए आप तीनों जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं मेरे साथ बने रहिए, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं। छोटे से ब्रेक का क्योंकि यहाँ पर वक्त हो गया है, फौरन लौट के आ रहे हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, डाइंग जो स्टेटमेंट है और फॉरेंसिक रिपोर्ट वो अलग अलग क्या मायने बता रही है।